पत्रकार अड्डा में आज फिर वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत के साथ हम बातचीत करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स उत्तराखंड में देखने को मिले हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। रावत जी, क्या हाल चाल है? ऑल वेल। दो तीन चीज़ें हुई हैं। एक तो पूरा गदरपुर का गदर हमने देखा है, फिर एक तस्वीर कांग्रेस की दिल्ली से आई, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस के सारे नेता बैठे देखे, और फिर देहरादून में सब लोग बैठे देखे। तो मोटा मोटी उत्तराखंड की दो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे, एक बीजेपी कैंप में और एक कांग्रेस कैंप में। बीजेपी से शुरुआत करते हैं क्योंकि पहले बवेला वहाँ मचा था। अमूमन बीजेपी में ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि कोई सीनियर विधायक जो पूर्व मंत्री भी है वो इतना खुल कर के बोलेगा। वो बार बार जिस तरह वो टीज़ कर रहे थे, मुझे तो लगा वो टीज़ कर रहे थे कि मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री सुखवंत सिंह किसान आत्महत्या मामले में का घर जाके सीबीआई जांच कर लो, उनके ऊपर फिर उसके बाद जो एक्शन होता है कि उनके घर के बाहर उनके जो प्रतिष्ठानों पर नोटिस लगाया जाता है। अब वो दिखाई दिया कि वो पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं और वहाँ डीजीपी दीपम सेठ से मिलके कहते हैं कि उन पे जो 420 का जो आरोप लगा था और उनके पूरे परिवार पे लगा था, उसकी और जो आरोप लगाने वाले दोनों के नार्को पॉलीग्राफ सारे टेस्ट करा लीजिए, जितना जल्दी हो सके उसकी जांच हो जाए। तो बीजेपी कैंप के भीतर इस तरह से जो एक डेवलपमेंट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस परिप्रेक्ष्य में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी सड़क पे, चाक चौराहे पे कुछ नहीं बोलेगा, जिसको बोलना है पार्टी फोरम में आके बात रखेगा। और उन्होंने बड़ी कड़ी चेतावनी दी। उस चेतावनी के बाद अरविंद पांडे का डीजीपी दफ्तर जाना और अपने पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की बात करना और सारा विषय रखना, इसका मतलब जो फ्रंट है पूरी तरह खुला हुआ है। और जो लोग सोच रहे थे कि मामला जो है मेक ओवर कर दिया गया है, अब कुछ नहीं होगा, पांडे शांत हो गया है, सुखवंत के परिवार को भी बहुत हद तक मना लिया गया है, ये सब बातें तो ये हो नहीं रहा है। ये दिखा रहा है कि आपके पास भले 47 विधायक हैं, आप प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस लोकतांत्रिक तरीके में जो ये चल रहा है आज, ये दिखा रहा है कि आज कुछ धरातल पर चीज़ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यथित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, उनका कार्यकर्ता परेशान है। 13 जिलों में 13 मंत्री नहीं है भेजने के लिए। आप जुगाड़ कर रहे हैं कि एक मंत्री आज चल जाए, दूसरा 1 महीने बाद चल जाए, तीसरा 6 महीने बाद चल जाए। आपके जनता दरबार बंद हो गए। वो जो विधायक आपने किसके लिए चुने थे? वो जो एक सिस्टम बना हुआ है कि आपके पास 11 मंत्री होने चाहिए, तो इसीलिए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। जब काम नहीं हो रहे हैं तो ये सब बातें सामने निकल तो क्या अरविंद पांडे की जो फ्रस्ट्रेशन है, उनका जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, वो बार बार किसी न किसी बहाने सामने आ रही है? क्योंकि आप अपने ज़िले के एसएसपी को छोड़ करके ज़िले की पुलिस को नकारा मान करके आप आए ना, उसकी तो आपने परवाह ही नहीं की, वरना आप वहीं जाके सारी शिकायत करते। आप डीजीपी के पास पहुंचे हो, इसका मतलब आप ये मैसेज दे रहे हो भाई ज़िले में तो मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या अरविंद पांडे मंत्री नहीं बन पा रहे इसलिए नाराज़ हैं, या कोई और भी रीज़न हो सकते हैं? उन्होंने उस कप्तान के लिए कहा है वो मणिकांत मिश्रा हैं। ये बड़ी बात थी कि उन्होंने उनको कहा है कि ये पैसे के लिए काम करते हैं। वो मरने वाले भी ने कहा कि भाई मेरे शरीर के अंग बेच के इन पुलिस वालों को दे देना। तो हो सकता है कि वो वहाँ इसलिए उन्होंने अपनी बात रखनी मुनासिब न समझी हो। जो विषय की उनकी फ्रस्ट्रेशन है, नहीं है, हम उस विषय को किनारे कर लेते हैं। तो जो बाकी विधायक की क्या उनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री के वो जो निवास है वहाँ दिन में घाम तापो योजना में एक दिन में 25 विधायक, 15 विधायक, 10 विधायक क्यों बुलाए जा रहे हैं? वो सारे कागज लेके क्यों घूम रहे हैं वहाँ? इसलिए तो घूम रहे हैं कि आपके पास मिनिस्टर नहीं काम करवाने के लिए, आपके पास वर्किंग हैंड नहीं है। अगर आपके पास वर्किंग हैंड होते तो निश्चित रूप से अब तक आपके, मैंने कहा ना कि सारे मंत्री ये सब चलते हुए दिखाई देते, सरकार चलती हुई दिखाई देती, मूवमेंट में चीज़ें दिखाई देती। आप ये मान लो कि अरविंद पांडे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, लेकिन जो पूरी व्यवस्था प्रदेश की है वो पटरी पर क्यों नहीं है? आपके चेहरे पर जो है चमक दिखनी चाहिए थी, आपके कार्यकर्ता को उत्साह दिखना चाहिए था। आप कब तक वो मीडिया मैनेजमेंट के भरोसे, इवेंट कंपनियों के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता ना। और अगर आप उसी फ्रेम में लेके जा रहे हैं कि भाई हम 11 मंत्री के बजाय हम 6 मंत्रियों से काम चला रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में आप ये मुख्यमंत्री रख लेंगे? फिर तो यही फिर होगा तो कि एक भाई एक मुख्यमंत्री रख फिर लेंगे, तो आप बाकी बोल दीजिए कि आपने तो सारे पैसे बचा लिए। अगर आप ये कह रहे हैं, आपने कल जो है अपनी तनख्वाह भत्ता बढ़ा दिया 30,000 रुपये प्रति माह का। क्यों बढ़ाया आपने? आपको कहीं दर्द लगा ना कि भाई आपके खर्चे नहीं चल रहे हैं, आपको क्षेत्र में जाना ज़्यादा पड़ रहा है। उसमें बॉबी पवार ने एक फ़ोटो का एक तरह कॉन्ट्रास्ट आज फेसबुक पे शेयर किया कि एक तरफ 30,000 रुपये बढ़ के 90,000 रुपये हो गया, और दूसरी तरफ एक जो एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, और वो गंभीर वो गंभीर प्रश्न ये है। ये उत्तराखंड का अपने आप पे बहुत बड़ा विडंबना और विरोधाभास है। वो आप ये देखिए कि अगर मंत्री और मुख्यमंत्री ने अपना भत्ता बढ़ा दिया 30,000 रुपये, 90,000 का, क्यों किया?
क्योंकि कल तक सारे मंत्री जा रहे थे जिले भर में, हर जिले में मंत्री, अब कोई जा नहीं रहा कहीं। तो इनको लगता है कि अगर हमें एक जिले से अगर 2 जगह जाना पड़ रहा है, हमें और खर्चा चाहिए, तो अपना तो खर्चा बढ़ा रहे हैं। फिर वो जो आप बॉबी पवार वाला सवाल लेके आए कि एम्बुलेंस में तेल भरने के लिए पैसे नहीं है, एम्बुलेंस खराब है, मेंटेनेंस नहीं है, ये तमाचा है। ये इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार के मुंह पे तमाचा है। ये इस व्यवस्था के ऊपर तमाचा है कि इतनी शानदार सरकार बना कर दी और एम्बुलेंस में अगर ये हालात हैं, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, कल एक और गर्भवती महिला मर गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आखिरकार? आप सिर्फ इस बात से नहीं बच सकते कि आपने किसी को मिनिस्टर ना बनाकर पार्टी का पैसा बचा लिया, आपने असंतोष रोक लिया या और बढ़ा दिया, या आप अपनी दिखाना चाह रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं। उस पावरफुल होने से इस प्रदेश को क्या मिला, उस भारतीय जनता पार्टी को क्या मिला, उनके एमएलए क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्यों कह रही हैं कि आधे विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे? ये एक और बेचैनी का ये प्रश्न भी मैं पूछ रहा था, सही आपने कहा, ये विधायकों के लिए कोड़ में खाज वाली स्थिति है। एक तो आपने वो, एक तो विधायक जिसके पे हाथ रखो हल्के में तो वो अपना दर्द उसका फूट के फवारे की तरह बाहर निकल के आता है, लेकिन पार्टी लाइन, पार्टी की लक्ष्मण रेखा से बंधा हुआ है। अब उनके बीच जब ये चर्चा भी चलती है कि साहब फला विधायक का तो टिकट ही कट सकता है, इस सर्वे में वो विधायक तो हारता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये तो बीजेपी विधायकों के लिए कोड़ में खाज वाली स्थिति है। उन विधायकों की हालत जो है ना खराब, उन विधायकों की हालत मत समझिए आप, मिनिस्टर्स की भी हालत खराब है। जब ये मिनिस्टरों की और मुख्यमंत्री की नौबत आ गई कि हमारा 30,000 रुपये बढ़ा दीजिए, क्यों बढ़ा रहे हैं आप? इसका मतलब आपको असुविधा हो रही है। किस चीज़ के लिए? काम करने के लिए, क्षेत्र में जाने के लिए। तो जो विधायक चुनकर आए हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, चाहे 1 बार भी चुनकर आए, वो किसी भी दल का आया है, इसका मतलब उसको उस क्षेत्र में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो इशू रेज कर रहा है, और इशू रेज करना उसका अधिकार है। उस क्षेत्र की जनता ने अगर उसको चुनकर भेजा है तो उनके लिए तो बोलने की जरूरत है। आप ये नहीं बोल सकते नहीं भाई साहब महेंद्र भट्ट ने मना कर दिया कि नहीं बोलना है, तो महेंद्र भट्ट तो कल के दिन रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है, ये भी मालूम नहीं। बढ़ के तो बढ़िया, वो तो बढ़िया विधानसभा का चुनाव हार के हारते राज्यसभा चले गए। अब ये गारंटी नहीं है कि जो 2027 का चुनाव होगा उस दिन महेंद्र भट्ट की क्या भूमिका होगी, पुष्कर सिंह धामी की क्या होगी, किसी तीसरे की क्या होगी, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है ना। तो जब तक वो स्पष्टता नहीं है तो वो जो विधायक है उनकी भी छटपटाहट है, निश्चित रूप से होनी भी चाहिए, इसमें गलत क्या है? तो क्या जिस अंदाज में फिर गणेश, ये जो गदरपुर में जो पूरा बवाल बीजेपी के भीतर मचा, मुझे उस चीज़ को आपसे भी समझना है। मैं तो ये मानता हूँ कि जब केंद्रीय गृह मंत्री, जिन्हें मोदी रिजीम में नंबर 2 कहा जाता है, वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं, उस दौरान एक चिट्ठी प्रोग्राम की का वायरल होता है कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, हरिद्वार सांसद हैं, वो गदरपुर जाएंगे, उनके साथ भाजपा के जो राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी हैं और गढ़वाल के साथ अनिल बलूनी जाएंगे, और मदन कौशिक जो हरिद्वार के वरिष्ठ विधायकों में माने जाते, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और उधर से चौफाल वगैरह जो दूसरे कुछ लोग भी आएंगे। ये अमित शाह के रहते चिट्ठी को क्या डेलिबरेटली वायरल किया गया था, इस प्रोग्राम को एक मैसेज दिल्ली को देने के लिए, साहब हमारी नहीं सुनी जा रही है, साहब यहाँ पे एक अनरेस्ट है, उसको एड्रेस करिए, या फिर ये अब हो गया कि साहब अब इससे बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, एक हमने संकेत आपको दे दिया, अगली बार अब सीधा आर पार के लिए लोग तैयार हो जाएंगे? ये सब घटनाक्रम होते हुए वर्षों से देख रहा हूँ। ये भले ही 2026 का ये उदाहरण हो कि अमित शाह आए, उनके प्रेजेंस में सब हुआ है। ये सब चीज़ें हमने तब भी देखी जब नित्यानंद स्वामी थे, तब भी विधायक जाते थे अपनी शिकायत तब तो दिल्ली उतनी मजबूत नहीं होती थी ना, अब तो दिल्ली बहुत मजबूत है। वो हमें लग रहा है ना मजबूत है, क्योंकि उनके मुंह बंद किए गए हैं, उनको बोलेगा कोई कुछ नहीं बोलेगा, अनुशासनहीनता मानी जाएगी। लेकिन आखिरकार वो विधायक जब दोबारा चुनकर ही नहीं आएगा, वो जिन लोगों के लिए चुनकर आया है वो काम नहीं होने हैं, तो आखिरकार अपनी बात रखने कहाँ जाएगा? और फिर ये किसने कह दिया कि अरविंद पांडे के घर पे ये सब लोग नहीं जा सकते? क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जा सकते? और अगर वो लोग गलत थे, गए नहीं ना, और नहीं ना अगर वो गलत थे, हाँ। तो बीएल संतोष को क्यों फोन करना पड़ गया? बीएल संतोष कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसका अमित शाह सिस्टम का हिस्सा है। बीएल संतोष डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, वो रिपोर्ट कर, अगर बीएल संतोष के फोन से सारा घटनाक्रम रोका गया है तो ये इसका मतलब सरकार बैकफुट पर आई है। जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो महसूस कर गया कि इस पार्टी के भीतर चीजें सहज नहीं है, तो इस पूरे घटनाक्रम से सरकार को नुकसान हुआ, भाजपा के संगठन को नुकसान हुआ, और वो जो लोग अपनी बात नहीं बोल पा रहे थे, अब उन्होंने आपको फिर दिख गया कि अरविंद पांडे देहरादून पहुंच गए। आज जब अरविंद पांडे आए तो लगा कि भाई, हमें पहले लगा कि चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल हो गई, दोनों साइड से बोल दिया गया होगा, क्योंकि उसके बाद ये भी खबर आई कि बीएल संतोष का भी फ़ोन आया, फिर मुख्यमंत्री ने भी बहुत सारे विधायकों को फ़ोन करके उनसे भी बातचीत की है, और उसके बाद बहुत सारे गांव तापो योजना में विधायक मुख्यमंत्री के अगल बगल में बैठे भी दिखाई दिए। लेकिन आज जिस अंदाज में अरविंद पांडे ने अपना रोना PHQ में पुलिस मुख्यालय में आके रोया है, इसका मतलब है कि अभी भी चीज़ें जस की तस हैं। जस की तस नहीं, और ख़राब हो गई ये चीज़ें। आप जितनी बार किसी को दबाओगे तो 1 घंटे 2 घंटे तो आदमी रुकेगा, देर सवेर वो बम फटना ही है।
तो ये चीज़ें आप जितना दबाने की कोशिश करोगे, अभी तो अरविंद पांडे आपको इसलिए दिखाई दे रहे कि अरविंद पांडे में वो कुव्वत है कि जो आदमी लगातार नॉन स्टॉप 5 बार चुनाव जीत गया। 2027 के चुनाव में अरविंद पांडे के पास कोई भी सिंबल हो, अरविंद पांडे पिछले वाला जो मार्जिन था जीतने का, उससे प्लस होकर आएंगे। वो थोड़े मार्जिन से जीते थे पिछली बार, तो मैं- जीतते जीतते वो मतलब वो हाथ-पैर वो के जो भी बच्चे। रहा है, आज की स्थितियां जो है, वो जो तराई का मिजाज है, जो वहाँ की राजनीति है, जिस प्रकार के लोग वहाँ पर चुनाव लड़ते जीतते आ रहे हैं, वो आज की तारीख में उन्होंने अपने लिए सिंपैथी क्रिएट कर दी क्या है। उधम सिंह नगर में तराई में, क्योंकि मुख्यमंत्री भी तराई से ही एक तरह से आते, खटीमा उनका क्षेत्र वहीं पे आता रहता, हालांकि अभी वो चंपावत के विधायक हैं, तो क्या तराई में भाजपा की राजनीति में अब तक जो अरविंद पांडे का कद रहा था, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि तराई में भी और कुमाऊं में भी उनसे बड़ा चेहरा पार्टी का कोई है नहीं, इसीलिए दोनों तरफ ये चल रहा है एकदम से? अगर मुख्यमंत्री ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ और मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे को लगता है कि बहुत नॉन पॉलिटिकल अप्रोच होगी। कोई भी सफल कप्तान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसकी जो टीम 11 है वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। अकेला धामी ना तो बैटिंग अकेले कर सकता है 50 ओवर तक, ना आप पूरी बॉलिंग कर सकते हैं 10-10 ओवर की, सबके बदले नहीं कर सकते हैं। आप कीपिंग नहीं कर पाएंगे, आप फील्डिंग नहीं कर पाएंगे, क्या कर लोगे आप? अगर आप इस घमंड में हैं आज कि मैं सर्वेसर्वा हो गया कि मेरी बहुत एक्सेस है प्रधानमंत्री के यहाँ, अमित शाह के यहाँ, भाजपा हाईकमान के पास में, ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है। उन लोगों के लिए ये साहब मायने कुछ नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, उस हाईकमान को उत्तराखंड में सरकार लानी है, उसकी तरफ से वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आए, अरविंद पांडे के आए, वो त्रिवेंद्र सिंह के आए, तीरथ सिंह के आए, उनके लिए कोई मायने नहीं इस बात के। वो कब एक झटके में किसी को उठाकर पटक देते हैं, हमने 1 दर्जन एग्जाम्पल इसी स्टेट के भीतर देखे। अगर वो इस प्रकार की गलतफहमी में है तो निश्चित रूप से वो अपना घाटा कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति, मैं भी कह रहा हूँ, आप अपनी टीम को छोड़कर अगर इसी प्रकार से डिसीजन लेंगे, गलत वे में चलेंगे, तो इसके सारे अपयश के भागी आप बनेंगे। अब चलते हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस में जिस अंदाज में गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष बने, एक चीज़ उनके कामकाज के पैटर्न में ये दिखाई दे, जो पिछले उनके जो पूर्ववर्ती थे करण मारा के रिजीम में नज़र नहीं आ रहा था, कि वो बड़े मसलों को सिर्फ यहाँ देहरादून तक नहीं रखते हैं। एक तो क्या करते हैं कि अगर उनको मुद्दा अगर उठाना है तो वो सिर्फ राजीव भवन यानी कांग्रेस मुख्यालय से गांधी पार्क की जो 100 मीटर की दूरी तय करके मोमबत्ती नहीं जलाते हैं। वो कोशिश करते हैं पौड़ी में रहें, श्रीनगर में रहें, रुद्रप्रयाग में रहें, चमोली में रहें, बद्रीनाथ में रहें, इस तरह से वो एक या कोटद्वार में रहें। ये यहाँ पे स्थानीय स्तर पर उनकी अप्रोच है। जब बड़े मुद्दे होते हैं तो वो कांग्रेस के जो AICC का मुख्यालय है वहाँ जा कर के राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करते हैं और वहाँ बैठ के वो कहते हैं कि यहाँ से चंद किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जी आपका आवास है, आपका ऑफिस है, और वहाँ हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता के लिए हमें न्याय चाहिए। आप आए थे तो आपने गढ़वाली में, कुमाऊनी में हम लोगों को संबोधित किया था, तो उस बेटी को अब आप न्याय दीजिए। उस तरह से जो वो मैसेज देते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन आज CBI जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री को करनी पड़ी। तो क्या ये गणेश गोदियाल का पैटर्न है, ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है? नंबर 1। नंबर 2, वो संस्तुति हुई, लेकिन अब वही गणेश गोदियाल सवाल उठा रहे हैं कि साहब 15-17 दिन बीत गए, मुख्यमंत्री जी की संस्तुति को हमें पता नहीं चल पा रहा, सिफारिश वहाँ पहुँची भी है CBI के मुख्यालय तक या नहीं पहुँची है? दरअसल जो विषय था कि CBI जांच हुई है, तो ये बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, सभी पार्टी के लोग आए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी माना कि निश्चित रूप से जो अपराधी हैं वो पकड़े जाने चाहिए। और इससे इतर एक नई बात भी आज निकल कर आई है कि उत्तराखंड सरकार में पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को कोई बहुत बड़ा ठेका मिल गया नया। यह नया अपडेट है इसी जनवरी के महीने का। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बढ़ने वाली है कि जब आप उनको जेल भिजवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो अपराधी हैं, ये सब है, तो आखिरकार सरकार की उनके क्या साठगांठ है? क्या सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है? जो गणेश गोदियाल के पैटर्न की आप बात की है, तो वो शायद वो जिसे कहते हैं कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में आप कैश कर रहे हैं चीज़ों को। आप देहरादून में, तो देहरादून में भी आप स्पेस ले रहे हैं, और अगर आप जब दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली की मीडिया की भी आप सुर्खियाँ बन रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि वहाँ पर जगह खाली है, तो जो नेशनल मीडिया है वो भी उनको कवरेज दे रहा है। जो इस प्रकार से काम करने का तरीका और जो कांग्रेस उससे किस दिशा में जाएगी, मेरा मानना है कि गणेश गोदियाल को भी मालूम है। और जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की राजनीति को समझता है, जिसने पिछले 2 विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनाव देखे, आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट कांग्रेस के लिए आखिरी अवसर है जो 2027 का चुनाव होगा। इसके अगर यहाँ इन्होंने लूज़ कर दिया तो फिर ये बहुत लंबे नब जाएंगे। जिस प्रकार से बीजेपी ने मध्य प्रदेश से लेकर और गुजरात तक तमाम राज्यों में बहुत लंबी लंबी पारियां खेली है, बार बार वो जरा सरकार रिपीट करने में सफल हुए, तो फिर वो उस पैटर्न पे जाएंगे। तो कांग्रेस चूंकि अब ये आखिरी उस पर आ गई है, मोड़ पे, एक ऐसे मोड़ पे है कि जहाँ आप कोई भी गलती करेंगे तो आपकी
मतलब कमबैक की संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाएंगी। इस क्षण में चाहे वो गणेश गोदियाल हो, हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, करण मारा हो, हरक सिंह कोई भी हो, इनमें से जो व्यक्ति चूक करेगा वो आगे के लिए अपने लिए बहुत गहरा गड्ढा खोद देगा। और अगर इस बार भी ये नहीं संभले, मतलब आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अरविंद पांडे का प्रकरण हो, अंकिता भंडारी का प्रकरण हो, बिशन सिंह चुफाल कह रहे हो, तमाम लोग अब खुलकर बोल रहे हैं, इसका मतलब एक असंतोष आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा वही कि उनके लोग मिनिस्टर नहीं बन पा रहे, उनकी पार्टी के भीतर एक बात है जिनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, कह रहा नहीं आप बाहर कुछ नहीं बोलेंगे, आप कमरे के अंदर आके बोलिए। कम से कम 12 या 15 बार महेंद्र भट्ट के बयान आ गए कि कैबिनेट विस्तार हो रहा है, 7 या 8 बार पुष्कर सिंह धामी का भी आ गया कि हो रहा है, कर नहीं पाए, 4 साल हो गए कर नहीं पाए। तो ये जो सारे सर्कमटेंसेस हैं, इन सर्कमटेंसेस को कैश करने का कांग्रेस के पास ये आखिरी अवसर है। तो जिस तरह राहुल गांधी के साथ अभी पिछले दिनों बैठे हैं, फिर देहरादून में भी गणेश गोदियाल ने एकजुटता दिखाई, हाथ सब करके ऊपर करके इस तरह से कर रहे हैं, क्या समझे कि अब ये जो जिन्हें खेमेबाज कांग्रेस के नेता कहा जाता था, वो अपने अपनी कबीलाई कल्चर में अपनी अपनी कांग्रेस के धड़े को बचाते हैं, एकजुट होते दिख रहे हैं। उनको भी पता है, जैसे आपने जो महसूस किया एक राजनीतिक समीक्षक के नाते, कि पॉलिटिकली जब हम देखते हैं तो ये कांग्रेस के लिए करो या मरो वाला चुनाव है। तो क्या ये बात हरीश रावत भी, हरक सिंह रावत भी, प्रीतम सिंह भी, यशपाल आर्य भी, गणेश गोदियाल, करण मारा सब समझ रहे होंगे? हमने कहा जो नहीं समझे वो मारे जाएंगे। आपके पास विकल्प क्या है? या तो इनके पास 2 विकल्प हैं, या तो ये अपनी पार्टी की सरकार लेकर आएंगे, या तो फिर इनमें से वो लोग भाजपा में जाकर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है 2 में से एक ही पार्टी की सरकार आनी है, किसी तीसरे की तरफ यहाँ कोई संभावना नजर नहीं आती। तो जब संभावना नजर नहीं आती है और पॉलिटिकल सिस्टम में आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे होते हैं, अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कर रहे होते हैं, तो आपने जो पिछली चूक की थी, पिछले विधानसभा चुनाव हमने देखा कि बाद में 7-8 टिकट काट दिए। टिकट का आधार क्या है कि एनएसयूआई का कोटा चाहिए, महिलाओं का कोटा चाहिए, यूथ कांग्रेस का कोटा चाहिए। ये कोटा सिस्टम अगर कांग्रेस 2027 में खत्म नहीं कर पाई और फिर कृपा के आधार पर टिकट दे दिए कि भाई ये वेणुगोपाल का आदमी है, ये जो है फलाने का आया, ये राहुल गांधी के यहाँ काम करता था, ये किसी IT सेल में काम करता था, इसलिए दे दो। अगर आप इस बार भी मेरिट के आधार पर नहीं देंगे, वो सर्वे के आधार पर नहीं देंगे कि ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट कौन है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और ये आज जो समय है, ये समय इनके पास वापसी का नहीं है, क्योंकि इन्होंने शुरू में जो मतलब फ्रंट पे आके कि भाई हमने इलेक्शन कैंपेन कमेटी भी घोषित कर दी, प्रचार कमेटी घोषित कर दी, गणेश गोदियाल को ले आए, तो उन्होंने काफ़ी हद तक जो चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश की। लेकिन बीच में देखने को मिला कि हरक सिंह रावत और जो प्रीतम सिंह वाला जो विषय था कि वो भाई बराबर में नहीं चल पा रहे हैं, तो ये सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी और वो जो लोग खड़गे लोग हैं, उन्होंने भी इनको ये बात चेता दी है कि अगले 3 महीने के भीतर आप रिजल्ट दीजिए, आप एक ठोस प्रोग्राम लेके जनता के बीच जाइए, और अगर हमें हमारे अनुरूप चीज़ नहीं हुई तो हम और कड़ा निर्णय ले सकते हैं। ये कांग्रेस इस दिशा में कह रही है, जबकि उनको मालूम है कि उनके देश में क्या हालत है। तो हो सकता है कि वो इस गंभीरता को अब समझते हो कि बार बार की गई गलतियों से ये सब होगा नहीं, और आप इसी प्रकार से अगर सरकारें खोते जाएंगे तो फिर चुनाव लड़ने के तो कोई मायने नहीं बच जाएंगे। हरीश रावत को आखिरी एक छोटा सा कमेंट ले रहा हूँ लास्ट में। हरीश रावत को जो गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली से लौट के सारे नेताओं, हरीश रावत जो लास्ट में कोने में बैठे हुए हैं, ये क्या इंडिकेट करता है? हरीश रावत एक बहुत गहरे राजनीतिज्ञ हैं। आपने देखा कि दिन भर जब कोई काम नहीं होता तो अनाउंस करते थे कि मैं कल 11 से 12 बजे अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए घर में मौन व्रत धारण करूंगा, अगले दिन अखबारों में खबर आ जाती है। हरीश रावत वहाँ खुद बैठे या किसी ने बिठाई, ये भी स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने खुद ही बिठा दिया हो सकता है कि दिल्ली ने मैसेज दिया हो कि भाई हरक सिंह को हमने चुनाव प्रबंधन सौंपा है, प्रीतम सिंह को हमने कैंपेन कमेटी सौंपी, यशपाल आर्य ऑलरेडी नेता प्रतिपक्ष हैं और गणेश गोदियाल अध्यक्ष हैं, तो लीड इनको करना है, आप उनके सपोर्ट में रहिए। तो एक तरह से आप वरिष्ठ भी हैं तो उनके साथ रहिए, लेकिन आप 2022 वाले अंदाज में सेंट्रल स्टेज में आप नहीं हैं। वो सेंट्रल स्टेज में भले ही ना हो, कोई भी घर का जो पुराना सदस्य होता है, एक टाइम पे युवा रहता है, फिर और प्रौढ़ होता है और फिर बुजुर्ग होता है, लेकिन घर में बहुत बुजुर्ग व्यक्ति भी घर कोई है जिसने अपने परिवार को पाला है, पोसा है, अपने परिवार, अपने बेटों, बहू, नाती पोतों तक को देखा है। उस घर में किनारे बैठकर अगर कोई खांस भी रहा है तो उस घर की बड़ी ताकत होती है। वो अनुभव का लाभ तो दे ही सकता है। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, हरीश रावत अगर उस कांग्रेस के पार्टी की वजह जो आप कह रहे हैं किनारे बैठे हैं, वो कांग्रेस दफ्तर के किनारे पे कहीं खांस भी रहे होंगे, तो वो ऊर्जा उनके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी है। और किसी भी घर को, परिवार को चलाने के लिए जो गार्जियन की आवश्यकता होती है, निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ भी लिया जाना चाहिए। और अगर घर के बड़े व्यक्ति का आप सम्मान नहीं करते तो वो घर कभी पनप नहीं सकता। ये बात सिर्फ राजनीतिक दलों नहीं बल्कि प्रत्येक घर के लिए लागू होती है। तो इसलिए ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव की हार से और 2 प्रचंड बहुमत की विधानसभा की हार के बाद जो उनको बद्रीनाथ और मंगलौर में कमबैक मिला था,
क्या उससे कुछ सबक लेंगे? अगर लेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में कुछ भी आपको नया देखने को मिल सकता है। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के आपने इस चर्चा में जाना कि बीजेपी कैंप के भीतर जो गदरपुर के बहाने जो बवेला मचा था, और रावत जी का भी मानना है और मेरा भी मानना है कि वो अभी शांत नहीं हुआ है, वो थोड़ा ठंडा पड़ सकता है रणनीतिक तौर पर। जिस अंदाज में पीएचक्यू में आकर के गर्जना की है अरविंद पांडे ने, वो भी अगले पड़ाव की सियासी अदावत का, बीजेपी के भीतर की अदावत का इशारा करता है। जिस तरह से रावत जी ने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के वो वटवृक्ष हैं, वो बुजुर्ग हैं, तो उनके खांसने का फ़ायदा भी, उनके अनुभव का फ़ायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के गणेश गोदियाल लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो दिल्ली का राहुल गांधी का जो मैसेज है, खड़गे का जो मैसेज है कि एकजुट रहो, एकजुट होकर के ग्राउंड पे नज़र आओ, ऐसा करते हुए दिखाई दो कि जैसे चुनावी समर में किया जाता है। यानी कि कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश करी कि इस बार वो चुनाव से कुछ दिन पहले टिकट नहीं बांट रही है, कुछ दिन पहले कमेटियां नहीं बना रही है। उसने 1.25 साल पहले कमेटी बनाई है और अब उन तमाम कमेटियों को मैसेज दिया जा रहा है कि अपना प्रोग्राम लेकर के आइए कि आप कैसे 2027 की सियासी लड़ाई जीतना चाहते हैं। अगले हफ्ते फिर इसी तरह से वरिष्ठ पत्रकार, किसी वरिष्ठ पत्रकार के साथ और बहुत सारे जो राज्य के मसले उन पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि बीजेपी के भीतर के जो झगड़े हैं या जो कांग्रेस की जो अपनी चुनावी तैयारियां, संभावनाएं हैं, उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं, आपकी क्या राय है? नमस्कार।